टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के अभ्यास प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 जो कि मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों अर्थात 9, 10, 11, 12 में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती है। अर्थशास्त्र की वीडियो की श्रृंखला का यह तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग आ चुके हैं जिनमें हमने 25-25 प्रश्नों के व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हल किया। भाग 3 में हम मौद्रिक अर्थशास्त्र तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रश्नों को हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ऑप्शन ए नोट प्रचलन बैंक, ऑप्शन बी बैंकों का बैंक, ऑप्शन सी सरकार का बैंकर, ऑप्शन डी विदेशी विनिमय दरों का नियंत्रण। जैसा कि हम जानते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। जिस समय इसका राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय इसके गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई। आरबीआई के मुख्य कार्यों में नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन संबंधी कार्य सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है नोट प्रचलन सम्मिलित है, बैंकों का बैंक सम्मिलित है, सरकार का बैंकर सम्मिलित है, विदेशी विनिमय दरों का नियंत्रण, जबकि इसकी जगह होना चाहिए था विदेशी विनिमय का नियंत्रण। दरों शब्द गड़बड़ हो जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 51 का उत्तर है डी, आरबीआई का कार्य नहीं है विदेशी विनिमय दरों का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 52, मुद्रास्फीति क्या है? ऑप्शन ए वस्तु और सेवाओं के दाम में कमी। तो मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के दाम को बढ़ा देती है। जीवन की लागत को कम करना, तो जब दाम बढ़ जाएगा तो जीवन की लागत भी बढ़ जाएगी। उत्पादों के मूल्य को कम करना, उत्पादन के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करना। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिस समय वस्तु के दाम बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य कम होने से मुद्रा की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 52 का उत्तर है ऑप्शन डी, मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करती है। तो प्रश्न संख्या 53, सलाभ सिक्का ढलाई के कारण हो सकता है आयात लाभ, कुल मांग में कमी, अति मुद्रास्फीति, मुद्रा का अधिमूल्यन। सलाभ सिक्का ढलाई के कारण अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो प्रश्न संख्या 53 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी औद्योगिक पूंजी बाजार, ऑप्शन सी गिल्टेज बाजार, ऑप्शन डी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तो पूंजी बाजार के वर्गीकरण में सहकारी बैंक नहीं आता। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर है ए। तो प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बीमा कंपनी, ऑप्शन बी उपकरण लीजिंग कंपनी, ऑप्शन सी क्रय अभिक्रय लीजिंग कंपनियां, ऑप्शन डी निवेश कंपनियां। तो बीमा कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 55 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 56, प्रत्ययी मुद्रा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कागज मानक, ऑप्शन बी मुद्राओं का जारी होना, ऑप्शन सी स्वर्ण मानक, ऑप्शन डी रजत मानक। प्रत्ययी मुद्रा कागज मानक से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 56 का उत्तर है ए। संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फिशर के विनिमय समीकरण को निर्दिष्ट करता है? तो फिशर का विनिमय समीकरण मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पहला समीकरण है। इसे लेन देन समीकरण भी कहते हैं। तो फिशर का सूत्र था mv बराबर pt, जबकि दूसरा सूत्र था mv प्लस m डैश v डैश इक्वल टू pt, जिसमें pt मुद्रा के मांग पक्ष तथा mv मुद्रा के पूर्ति पक्ष को दर्शाता है। तो प्रश्न संख्या 57 का उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 58, जब 2 तरह की मुद्राएं प्रचलन में होती है तो सरकार के सामने समस्या यह होती है कि उन्हें प्रचलन में एक साथ रखा जाए। यह समस्या निम्न में से किस सिद्धांत में बताई गई है? ऑप्शन ए ग्रेसम का नियम, ऑप्शन बी मार्शल का विश्लेषण, ऑप्शन सी लियोन्टिएफ का मॉडल, ऑप्शन डी से का नियम। तो यह समस्या है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नियम है ग्रेसम का नियम, वो सभी लोग जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 58 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 59, विस्तारित फंड सुविधा शब्द किस संगठन के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी वित्तीय कार्यवाही कार्यदल, ऑप्शन सी विश्व बैंक और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो विस्तारित फंड सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 59 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू वस्तुओं में उच्चतम योगदान देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पहले आ चुका है। ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन बी सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन सी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो सकल घरेलू क्षेत्रों में वस्तुओं में सबसे ज्यादा योगदान है वो है घरेलू क्षेत्र का। तो प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 61, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिनका उपभोग वे पसंद करते हैं, ऑप्शन बी देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिनके लिए उन्हें अपने व्यापारिक साझेदारों की तुलना में उत्पादन की कम अवसर लागत मिलती है, ऑप्शन सी
देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिसके लिए वे अपने व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उत्पादन में कम साधनों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी, हर अच्छी जरूरत के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ वाले देशों को विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, जिसमें वो बताते हैं कि एक देश दूसरे देश की तुलना में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अच्छा है, परंतु उसे उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें वह तुलनात्मक रूप में ज्यादा अच्छा है। इसके लिए उन्होंने जूते और टोपी का उदाहरण दिया। तो प्रश्न संख्या 61 का उत्तर है सी, देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिसके लिए वे अपने व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उत्पादन में कम साधनों का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 62, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने। तो प्रश्न संख्या 62 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 63, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक मांग का सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मिल, हैबलर, मार्शल या रिकार्डो। तो रिकार्डो ने दिया था तुलनात्मक लागत, मार्शल ने दिया प्रस्ताव वक्र, हैबलर ने दिया अवसर लागत, तो बच्चे मिल ने दिया पारस्परिक मांग रेखा निकालना। तो प्रश्न संख्या 63 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 64, इष्टतम शुल्क वह शुल्क है जो ऑप्शन ए आयातों को न्यूनतम करता है, ऑप्शन बी देशों के विदेशी व्यापार को उच्चतम सीमा तक बढ़ाता है, ऑप्शन सी देशों का अधिकतम कल्याण करता है, ऑप्शन डी शुल्क से होने वाली आय को उच्चतम सीमा तक बढ़ाता है। इष्टतम शुल्क वह शुल्क है जो देश के कल्याण को अधिकतम करता है। तो प्रश्न संख्या 64 का उत्तर है सी, देश का अधिकतम कल्याण करता है। प्रश्न संख्या 65, प्रशुल्क या टैरिफ के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, या आयातों की मात्रा को बढ़ाता है। तो जब प्रशुल्क लगता है तो आयातों का दाम बढ़ जाता है, तो आयात की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। यह सरकार की कर से होने वाली आय को बढ़ाता है। तो प्रशुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है और ये सरकार की होने वाली आय को बढ़ाता है, सही है। लेकिन ऑप्शन और भी पढ़ ले, कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है आधा क्वेश्चन पढ़ने से। देखिए, यह उत्पादन का घरेलू मूल्य घटाते हैं। तो घरेलू मूल्य पे प्रशुल्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बाहर से आने वाली वस्तुओं के दामों पे लगता है। ऑप्शन डी है, यह घरेलू उत्पाद को घटाते हैं। तो घरेलू उत्पाद को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। बाहरी वस्तुएं कम आती है तो उनकी पूर्ति के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो बचा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 65 का उत्तर है ऑप्शन बी, यह सरकार की कर से होने वाली आय को बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रतिभूति हानि के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए, यह केवल उपभोक्ता बचत को प्रभावित करता है और उत्पादक बचत को नहीं। ऑप्शन बी, यह केवल उत्पादक बचत को प्रभावित करता है, उपभोक्ता बचत को नहीं। ऑप्शन सी, यह उपभोक्ता बचत व उत्पादक बचत दोनों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी, यह सरकारी राजस्व को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यह उपभोक्ता बचत तथा उत्पादक बचत दोनों को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 67, गैर कृषि उत्पाद बाजार पहुंच किस संगठन का हिस्सा है? तो गैर कृषि उत्पाद बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्या है, तो उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भले ही भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए ऋण देता है, लेकिन गैर कृषि उत्पाद बाजार से उसका कोई संबंध नहीं है। विश्व बैंक कोई संबंध नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ उसका भी कोई संबंध नहीं। तो बचा विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न संख्या 67 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 68, WTO के समझौते के तहत बौद्धिक संपदा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, MFA, ऑप्शन बी, TRIM ट्रिम, ऑप्शन सी, TRIPS ट्रिप्स, ऑप्शन डी, GATS गैट्स। तो बौद्धिक संपदा ट्रिप्स से संबंधित है, TRIPS से, जिसके अंतर्गत पेटेंट और कॉपीराइट आता है। तो प्रश्न संख्या 68 का उत्तर है सी, ट्रिप। प्रश्न संख्या 69, ग्रीन बॉक्स एवं एम्बर बॉक्स आदि निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब अंकटाड। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन। और ऑप्शन डी, गैट। तो ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 69 का उत्तर है सी, विश्व व्यापार संगठन। इसके साथ हमारे मौद्रिक अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रश्न खत्म हुए। प्रश्न पत्र में राजस्व और विकास एवं नियोजन के प्रश्न नहीं के बराबर है, उनको हम विविध में शामिल कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 70, बजट घाटा द्वारा निम्न के होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए, आयात पर होने वाले खर्च में कमी होती है, अधिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, मूल्यों में गिरावट होती है, सामूहिक मांग में वृद्धि होती है। तो बजट घाटा मतलब है
सरकार का व्यय अधिक और आय कम। सरकार ज्यादा व्यय करती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसे पहुंचते हैं। लोगों के पास पैसे ज्यादा मतलब कि लोगों की आय ज्यादा। लोगों की आय ज्यादा तो लोगों की मांग ज्यादा, तो सामूहिक मांग में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 70 ऑप्शन डी सामूहिक मांग में वृद्धि। प्रश्न संख्या 71 आय की असमानता की माप निम्न का उपयोग करके की जा सकती है। ऑप्शन ए लारेंज वक्र, ऑप्शन बी मानक विचलन, ऑप्शन सी माध्य, ऑप्शन डी माध्य विचलन। तो आय की असमानता की माप करने के लिए लारेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 71 का उत्तर है ए। अक्सर ये प्रश्न इस तरह से ना आकर आता है ऐसे कि आय की असमानता की माप नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए लारेंज वक्र, ऑप्शन बी गिनी गुणांक, ऑप्शन सी कुजनेट्स वक्र, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो उत्तर होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय असमानता की माप या आय के केंद्रीकरण की माप नहीं करता, जबकि लारेंज वक्र, गिनी गुणांक और कुजनेट्स वक्र आय की असमानता और आय के केंद्रीकरण की माप करते हैं। प्रश्न संख्या 72 पहली मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस वर्ष में प्रकाशित की गई। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1997 और ऑप्शन डी 1988। तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित कराई जाती है। ये 1990 से लगातार प्रकाशित हो रही है। यूएनडीपी ने महबूबुल हक और उनकी टीम को कार्य सौंपा कि वो मानव विकास सूचकांक की गणना करें और उसी के आधार पर प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 72 का उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 73 जीडीआई निम्न को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए निर्धनता का स्तर, ऑप्शन बी लिंग आधारित विभेद, ऑप्शन सी आय के वितरण में असमानता, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर का मतलब लिंग, तो लिंग आधारित विभेद। प्रश्न संख्या 73 का उत्तर है बी लिंग आधारित विभेद। यह भी यूएनडीपी द्वारा गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 74 एचडीआई निम्न के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए मिशेल बी मैकल्पिन, ऑप्शन बी मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन सी महबूबुल हक, मांटो सिंह अहलुवालिया। तो अभी हमने दो प्रश्न पहले ही बात की कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी ने बनवाया और किससे बनवाया, महबूबुल हक से बनवाया। तो एचडीआई किसने बनाया, महबूबुल हक। प्रश्न संख्या 74 का उत्तर है सी महबूबुल हक। प्रश्न संख्या 75 अर्थशास्त्र में 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में 2014 का नोबेल पुरस्कार जीन ट्रियोले को दिया गया था। ये प्रश्न 2015 के नेट के पेपर में भी आया था। तो जब आप याद कीजिएगा तो 2019 का या 2020 का याद कीजिएगा, क्या कि 2014 तो बहुत पुराना हो गया। तो प्रश्न संख्या 75 का उत्तर है डी जीन ट्रियोले। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में मिलेंगे इसी प्रश्न पत्र के बाकी प्रश्नों को लेकर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।